नाउ आप सभी का स्वागत है एंड आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स एक्सरसाइज 6.1। ठीक है, इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस को हम डिटेल में सॉल्व करेंगे। लेकिन अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि इस सीरीज के अंतर्गत आपकी जो भी एनसीईआरटी के चैप्टर वाइज जो एक्सरसाइज है उनको मैंने डिटेल में प्रोवाइड कर रखा है। आपको प्लेलिस्ट के सेक्शन पर चले जाना है और वहाँ पर सारे वीडियोज़ आप डे बाई डे करके चेकआउट कर सकते हो, वॉच कर सकते हो और अपने नॉलेज को इम्प्रूव कर सकते हो। ठीक है, इस एक्सरसाइज को करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट बताना चाहूँगा जिनके बारे में आपको पता होना ही चाहिए। देन हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है ना, जैसा कि आपको पता है इस चैप्टर में हम लोग लाइंस और एंगल्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो स्पेशली क्या आपको लाइंस के बारे में पता है कि पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं, अपोजिट वर्टिकल, अल्टरनेट एंगल एंड इसके साथ साथ करस्पॉन्डिंग एंगल, इनके बारे में क्या बेसिक अंडरस्टैंडिंग है? नहीं है तो आप यहाँ पर फिर से डिटेल में आप कॉपी पेन उठाइए और नोट डाउन करिए। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एंगल। ठीक है, किसकी बात करेंगे? टाइप्स ऑफ एंगल की बात करने वाले हैं। ठीक है, तो आपको नोट करना है टाइप्स ऑफ एंगल। ठीक है, ऐसे हेडिंग लिखना है टाइप्स ऑफ एंगल। क्लियर है कि नहीं? अच्छा जी, एंगल कितने प्रकार के होते तो बहुत तरीके के, बट आपके सिलेबस में जितने, हमें बस उतने पर ही बात करनी है, हमें उतने ही समझने और उतने ही नोट डाउन करने हैं। क्लियर है ना? पहला आपका एंगल होता है एक्यूट एंगल। क्या होता है? एक्यूट एंगल। अब एक्यूट एंगल आप कहोगे किसे, है ना? जैसे आपका कुछ नाम है लेकिन आपका नाम क्या है, किसे कैसे पता चलेगा? जब आप किसी को बताओगे या आप अपनी प्रॉपर्टी के बारे में बताओगे तभी तो पता चलेगा कि हाँ आपका नाम ये है, आप इस क्लास में पढ़ते हैं। क्लियर है ना? सेम पैटर्न पर एक्यूट एंगल होता है, स्पेशली ये 0 से बड़ा होता है और 90 डिग्री से क्या होता है? छोटा होता है। अब इसका मतलब क्या है? हर एक एंगल जो 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है वो कैसा एंगल होगा? वो एक्यूट एंगल होगा। क्लियर है कि नहीं? हाँ बिल्कुल क्लियर है। उसके बाद सेकेंड है राइट एंगल। अब राइट एंगल स्पेशली क्या होता है? राइट एंगल में एक एंगल कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। क्लियर है ना? कुछ इस तरीके से रेक्टेंगल वहाँ पे बन रहा होगा। ये छोटा सा रेक्टेंगल जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो बना हुआ है ऐसा वहाँ पर होगा राइट एंगल में। क्लियर है ना? यानी कि राइट एंगल में एक एंगल कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। ये आपको याद रखना है। उसके बाद आता है ऑब्ट्यूज एंगल। क्या आता है? ऑब्ट्यूज एंगल। अब ये कितने डिग्री का होता है? ये 90 डिग्री से बड़ा होगा और 180 डिग्री से क्या होगा? छोटा होगा। अब इसका मतलब क्या है? 90 से बड़ा होने का मतलब ये 91 डिग्री का हो सकता है, 92 डिग्री का हो सकता है और 180 से छोटा बोला गया यानी कि 179 डिग्री का हो सकता है, ऐसे कुछ। क्लियर है ना? तो अब समझ में आ गया होगा कि ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है। तो ऑब्ट्यूज एंगल 90 डिग्री से बड़ा होता है और 180 से छोटा होता है और उसकी शेप कुछ इस पैटर्न पे रहती है। क्लियर है कि नहीं? उसके बाद आता है स्ट्रेट लाइन एंगल। ठीक है, अब ये स्ट्रेट एंगल क्या होता है? स्पेशली ये एक स्ट्रेट लाइन के तरीके से होता है और इस पर ये जो एंगल बनता है वो 180 डिग्री का ही होता है। ठीक है, ऐसे वर्टिकली भी हो सकता है तो ये एंगल कितने डिग्री का होगा? ये भी 180 डिग्री का होगा। ऐसे स्लैंट में हो सकता है तो ये भी एंगल कितने डिग्री का होगा? 180 डिग्री का होगा। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अगर लाइन स्ट्रेट है तो उसका एंगल कितने डिग्री का होगा? 180 डिग्री का होगा। उसके बाद क्या होता है? रिफ्लेक्स एंगल। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे और इससे रिलेटेड आपके हाफ ईयरली हो या फिर एनुअल एग्जाम्स हो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि रिफ्लेक्स एंगल आपको कैसे फाइंड आउट करना है। क्लियर? रिफ्लेक्स एंगल जो होता है वो 180 डिग्री से बड़ा होता है और 360 डिग्री से क्या होता है? छोटा होता है। क्लियर है कि नहीं? ये जो बाहर का एंगल आप देख रहे हो यही क्या होता है? रिफ्लेक्स एंगल होता है। क्लियर है ना? तो इस तरीके से आपने टाइप्स ऑफ एंगल के बारे में पढ़ लिया और इसके बाद जैसे अपोजिट वर्टिकल एंगल क्या होते हैं, ठीक है, और लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स आप यहाँ पे देख लो। ठीक है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स के बारे में बात होगी। ठीक है, जैसे कोई एक ये साइड है और इस पर ये एक कोई स्लैंट लाइन खींची गई तो ये एक एंगल बन रहा है और ये एक एंगल बन रहा है। मान लेते हैं ये एक एंगल 1 है, ये दूसरा एंगल 2 है, तो 1 + 2 एंगल 1 और एंगल 2 को अगर ऐड करेंगे तो कितना डिग्री मिलेगा? 180 मिलेगा। ठीक है, बिकॉज ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हैं, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पर बनने वाला एंगल कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री का होता है। क्योंकि यहाँ पर 2 एंगल बन रहे हैं तो इन दोनों का टोटल कितना होगा? 180 होगा। क्लियर है कि नहीं? उसके बाद यहाँ पर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स डिनोट किए गए, रिप्रेजेंट किए गए, आप समझने का प्रयास करना। ठीक है, अपोजिट वर्टिकली एंगल होते गए, जैसे ये डायग्राम ये इस तरीके से कुछ बनाया गया। ठीक है, तो अपोजिट वर्टिकल एंगल जैसे ये एक एंगल है और ये एक एंगल क्या है? अपोजिट वर्टिकल एंगल है। अगर ये 70 डिग्री का है तो ये भी 70 डिग्री का ही होगा। क्लियर है कि नहीं? उसके बाद अगर ये वाला एंगल 110 डिग्री का है तो सेम पैटर्न पर ये भी 110 डिग्री का होगा, 110 डिग्री का। क्लियर है कि नहीं? यानी कि अपोजिट वर्टिकल एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक है, ओवरऑल बात किसकी हो रही है? जैसे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है? अपोजिट वर्टिकल एंगल है, इसलिए इक्वल होंगे। और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा? अपोजिट वर्टिकल एंगल। कुल मिला के कुछ इस तरीके से जो एंगल बनते हैं वो क्या होते हैं? अपोजिट वर्टिकल एंगल होते हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है। क्लियर? और वो इक्वल भी होते हैं। ठीक, ये भी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद आता है इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होता है? स्पेशली इस पर भी बात कर ही लेते हैं। इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं जो एक दूसरे से मतलब एक पॉइंट पर एक दूसरे को कट कर रही होती है, यानी कि इंटरसेक्ट कर रही होती है। क्लियर है कि नहीं?
से ये एक लाइन जा रही है, दूसरी लाइन ये जा रही है, तो एक पॉइंट पे ये क्या करेंगे, एक दूसरे को टच कर रही है, सो दैट ये क्या होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं, जो एक दूसरे को कभी भी टच नहीं करती, और ऐसी लाइंस को हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइंस भी बोलते हैं। और पैरेलल लाइंस के बीच का जो एंगल होता है वो कितने डिग्री का होता है, 0 डिग्री का होता है, जबकि पैरेलल लाइंस 180 डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक है, पैरेलल लाइंस के बीच का एंगल अगर पूछे तो 0 डिग्री, और जो पैरेलल लाइन होती है, जो एक स्ट्रेट लाइन होती है, वो 180 डिग्री का एंगल बनाती है। ये याद आपको रखना है। ठीक है, उसके बाद पेयर ऑफ एंगल्स के बारे में भी बात कर लिया। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या होते हैं, ठीक है, इन दोनों का टोटल 180 होता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था। ठीक है, उसके बाद क्या बोला गया, ये आपको पढ़ना है। ठीक है, क्या बोला गया, इफ अ रे स्टैंड ऑन अ लाइन देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स सो फॉर्म्ड इज 180, यानी कि कुछ ये एक स्ट्रेट लाइन है और इस पर कोई एक एंगल ये बन रहा है, तो ये एंगल और ये एंगल मान लेते हैं, एक्स बन रहा है एंगल और ये वाई एंगल बन रहा है, तो एक्स और वाई को अगर हम टोटल करेंगे तो इनका कितना मिलेगा, टोटल 180 मिलेगा। बस यही चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है। क्लियर है कि नहीं, यही चीज़ आपको, ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है। ठीक है, काफ़ी ये हेल्प करेगी अभी क्वेश्चन जब हम लोग कर रहे होंगे। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और हर एक क्वेश्चन को डिटेल में सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, 6.1 एक्सरसाइज ये रही। अब इसका पहला क्वेश्चन क्या बोला गया समझने का प्रयास करते हैं। पहला क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, पहला क्वेश्चन, ठीक है, 6.13 में आपको देखना है, जो कि डायग्राम यहाँ पर बनाया गया है, ये डायग्राम है आपका। ठीक है, ए बी एंड सी डी इंटरसेक्टिंग एट ओ, यानी कि ये जो ए बी है और ये जो सी डी है, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं एट पॉइंट ओ पे। क्लियर है कि नहीं, अच्छा जी। उसके बाद क्या दिया गया, ए ओ सी और बी ओ ई इज इक्वल टू 70 डिग्री, यानी कि आपके पास ए ओ सी और बी ओ ई इन दोनों का टोटल कितना है, 70 डिग्री। आप चाहें तो लिख सकते हो ए ओ सी। ठीक है, ऐसे लिखना है आपको, ए ओ सी, ठीक है, प्लस बी ओ ई इज इक्वल टू कितना है, 70 डिग्री। क्लियर है कि नहीं, अच्छा जी। अब ध्यान से देखना, ठीक है। अब यहाँ पर और क्या दिया गया है, बी ओ डी, एंगल बी ओ डी, यानी कि ये वाला एंगल, तो बी ओ डी आपके पास कितना दिया गया है, बी ओ डी आपके पास दिया गया है 40 डिग्री। क्लियर है कि नहीं, अच्छा जी। अब ये आप बताइए, अभी मैंने आपको अपोजिट वर्टिकल एंगल बताए थे कि नहीं, अगर ये वाला एंगल 40 डिग्री है तो ये वाला भी तो इसके अपोजिट वर्टिकल एंगल है, तो ये भी कितने डिग्री का होगा, 40 डिग्री का होगा कि नहीं, आप कहोगे बिल्कुल होगा भैया। तो यानी कि ये जो ए ओ सी है वो भी 40 डिग्री का होगा। क्लियर है ना, तो बी ओ डी इक्वल टू ए ओ सी हो जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएंगे, अपोजिट वर्टिकल एंगल हो जाएंगे, इसलिए दोनों का मान कितना होगा, 40 डिग्री। अगर आप इसी ए ओ सी को इक्वेशन फर्स्ट में रखोगे तो ये 40 प्लस बी ओ ई इज इक्वल टू 70 डिग्री करोगे कि नहीं, ठीक है, अच्छा जी। अब देखो प्लस का 40 आर एच एस में जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो बी ओ ई इज इक्वल टू 70 में से अगर आप 40 घटाओगे तो कितना मिलेगा, 30, यानी कि एंगल बी ओ ई जो कि हमको निकालना था वो कितना मिल गया, 30 मिल गया। क्लियर है कि नहीं, तो यहाँ पर जो बी ओ ई होगा वो कितने डिग्री का होगा, वो 30 डिग्री का होगा, और ए ओ सी जो मिला वो 40 डिग्री का होगा, और ओवरऑल ए ओ सी और बी ओ ई का जो टोटल था, जो सम था, वो 70 डिग्री था, और अभी भी है। क्लियर है कि नहीं, अच्छा जी। उसके बाद क्या बोला गया, आपको बी ओ ई निकालना है, वो तो हमने निकाल लिया। अब आपको सी ओ ई का रिफ्लेक्स निकालना है, तो सी ओ ई का जिसका हमें रिफ्लेक्स निकालना होता है, पहले हमें उस एंगल को फाइंड आउट करना होता है। तो ओवरऑल आपको पता है ये एक ए बी ए ओ बी एक स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ पर ए ओ सी प्लस सी ओ ई और प्लस बी ओ ई, इन तीनों का टोटल कितना होगा, 180 होगा। क्लियर है कि नहीं, तो आप लिखोगे 40, ठीक है, प्लस ये 30 लिखोगे, प्लस सी ओ ई, ठीक है, क्योंकि ये तीन ही एंगल बन रहे हैं स्ट्रेट लाइन पे, और इक्वल 180 करोगे कि नहीं, आप कहोगे हाँ भैया करेंगे। अब सी ओ ई को इधर ही रखेंगे और 40 प्लस 30 करोगे तो कितना हो जाएगा, 70, और 180 में से 70 घटाओगे तो कितना बचेगा, 110। क्लियर है कि नहीं, अच्छा जी। अगर सी ओ ई की वैल्यू पूछी जाती तो आपके पास यही फाइनल आंसर हो जाता, बट पूछा क्या गया, रिफ्लेक्स सी ओ ई का निकालना है। तो रिफ्लेक्स के लिए आपको क्या करना होता है, क्योंकि रिफ्लेक्स एंगल 180 से बड़ा होता है और 360 डिग्री से छोटा होता है, तो इसे 360 में से क्या करेंगे, घटाएंगे, और जो आंसर आएगा वही हमारा रिफ्लेक्स ऑफ सी ओ ई एंगल होगा, यानी कि 250। ये आपका करेक्ट आंसर आ रहा होगा, रिफ्लेक्स ऑफ सी ओ ई का। क्लियर है कि नहीं, बी ओ ई आपके पास 30 आया था, और सी ओ ई का रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा, 250। क्लियर है कि नहीं, इस तरीके से आपको पहला क्वेश्चन करना था। उसके बाद सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, और सेकेंड क्वेश्चन क्या बोला गया। सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान से आप डायग्राम देखिए, ठीक है, यहाँ पर दिया गया एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ, ठीक है, इफ पी ओ वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री, ए और बी का जो रेशियो है वो 2 और 3 का है, देन आपसे सी एंगल पूछा गया है। क्लियर है कि नहीं, अच्छा जी। ध्यान से देखना, ये वाला एंगल 90 डिग्री का है कि नहीं, क्लियर है कि नहीं, आप कहोगे हाँ, क्योंकि ये एक्स वाई क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। क्लियर है कि नहीं, और अगर ये एक स्ट्रेट लाइन है तो दूसरी साइड जो एंगल बन रहा है वो भी कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा।
अभी ऐसा क्यों? क्योंकि स्ट्रेट लाइन पर बनने वाला एंगल कितने डिग्री का होता है? 180 का होता है। अगर एक 90 डिग्री का है तो श्योर सी बात है कि दूसरा भी एंगल कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा, क्योंकि इन दोनों को ऐड करेंगे तो 90 ही मिलेगा। क्योंकि जो दूसरा हमने ऑरेंज कलर से लिखा हुआ है, सॉरी ऑरेंज नहीं है, ये पर्पल कलर, जो भी कलर हो, ठीक है। तो यहाँ पर ए और बी जो बचता है एंगल ए और बी, ठीक है, इन दोनों का टोटल कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा, क्योंकि इधर 90 डिग्री ही हमने लिखा है। कितना लिखा है? 90 डिग्री। क्लियर है कि नहीं? अब हमने बताया ये वाला एंगल 90 डिग्री का होगा, तो उस हिसाब से इधर एंगल ए बन रहा है और एंगल कौन सा बन रहा है? एंगल बी बन रहा है। तो इन दोनों का टोटल कितने डिग्री का हो जाएगा? 90 डिग्री का हो जाएगा कि नहीं? लेकिन एक बात ध्यान से समझना, यहाँ पर एंगल ए और बी का रेशियो 2 और 3 दिया गया, यानी कि एंगल ए जो होगा वो मान लेते हैं 2x का एंगल बना रहा होगा। जब रेशियो दिया जाए तो उसको मानना पड़ता है। और बी जो होगा वो मान लेते हैं 3x का एंगल बना रहा होगा। इन दोनों का टोटल कितने डिग्री का हो जाएगा? 90 डिग्री। 2x प्लस 3x करोगे तो कितना मिलेगा? 5x, ठीक है। और इक्वल में कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। क्लियर? अब देखो 5 और x क्या करें? मल्टीप्लाई। तो अगले स्टेप में 5 क्या करेगा? डिवाइड करेगा जाके। तो x इधर ही रह जाएगा और 5 से 90 को डिवाइड करोगे तो कितना मिलेगा? 18 मिलेगा। यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई? 19। और आपने a एंगल को कितना माना था? 2x, तो यानी कि ये 18 टू या 36 हो जाएगा। और b को आपने 3x माना था, यानी कि 3 इंटू 18 करोगे तो कितना हो जाएगा? 54। क्लियर है कि नहीं? तो यहाँ पर a और b की वैल्यू आ गई। क्लियर? अच्छा जी। उसके बाद अब हमें निकालना क्या था? हमें c की वैल्यू निकालनी थी। तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर ये वाला एंगल, ठीक है, और ये एंगल क्या है? अपोजिट वर्टिकल एंगल है कि नहीं? b की वैल्यू यहाँ पर कितनी आई? 54। कितनी आई है? 54। तो यानी कि ये एंगल अपोजिट वर्टिकल एंगल है, तो ये भी कितना डिग्री का होगा? 44 डिग्री का होगा। क्योंकि अब अगर आप ध्यान से देखें कैसे, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है तो इस पर ये पूरा एंगल कितने डिग्री का होगा? 180 का होगा। यानी कि एंगल C और एंगल 54 को ऐड करेंगे तो ये कितने के इक्वल होगा? 180 के इक्वल होगा। क्लियर? आप कहोगे हाँ भैया बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसी चीज़ को हम लोग लिखेंगे एंगल C प्लस 54 और इक्वल में 180। क्लियर है? यहाँ तो कोई डाउट नहीं होगा। एंगल C को ऐसे ही रखेंगे और आपको पता है 180 में से ये 54 प्लस का उधर जाएगा तो घटाएंगे तो कितना बचेगा? 126। और हमें किसकी वैल्यू निकालनी थी? एंगल C की ही तो वैल्यू निकालनी थी। क्लियर है कि नहीं? तो इस तरीके से आपको ये वाला क्वेश्चन करना था। अब आपको भी भैया समझ नहीं आया, फिर से कराओ, ठीक है। तो देखो यहाँ पर एक एंगल ये 90 डिग्री का दिया गया था ना, तो बचा हुआ एंगल कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री। और यहाँ पर एंगल ए और बी बन रहा था तो हमने a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री लिख लिया, ठीक है। ये हमने इक्वेशन फर्स्ट बना दी। ओके, चूंकि यहाँ पर ए और बी का रेशियो 2 और 3 दिया गया था, इसलिए हमने माना कि ए मान लेते हैं वो 2x डिग्री का एंगल बनाएगा और बी जो होगा वो 3x डिग्री का एंगल बनाएगा। और इक्वल में कितना रखेंगे? अब भी 90। क्लियर? 2x और 3x को ऐड करोगे तो ये 5x हो जाएगा। 5x इज इक्वल टू भी 90 चल रहा है, चूंकि 5 क्या है? इसका कोफिशिएंट ऑफ x है, यानी कि मल्टीप्लाई कर रहा है x के साथ। तो अगले स्टेप में 90 से 5 को डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 5 को डिवाइड करेंगे, ठीक है, 5 से डिवाइड करेंगे, सॉरी, ठीक है। तो x की वैल्यू हमें मिलेगी 18। और जब हमें x की वैल्यू मिल जाएगी तो यानी कि a की वैल्यू भी मिल जाएगी। a हमने माना था 2x, तो a इज इक्वल टू 2x, 18 टू जा 36। और b इज इक्वल टू 3x माना था, तो यानी कि 3 इंटू 18 यानी कि 54। क्लियर है कि नहीं? अच्छा जी। चूंकि अब b ये एंगल बन रहा था तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या था? अपोजिट वर्टिकल एंगल था, तो ये भी 54 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अपोजिट वर्टिकल एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। क्योंकि एंगल C और 54 ये एक स्ट्रेट लाइन पर बनने वाले एंगल है, तो इन दोनों का टोटल कितना होता है? 180। तो हमने ये थर्ड स्टेप में लिखा और 54 को हम RHS में ले जाके हमने सब्ट्रैक्ट किया, देन हमें एंगल C की वैल्यू मिल गई। क्लियर है कि नहीं? तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को करना था और आई होप आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम ओरिएंटेड हो सकता है। अब देखो क्वेश्चन बोला क्या गया है? क्वेश्चन बोला गया है PQR और PRQ इक्वल है, यानी कि PQR ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है? इक्वल है। देन आपको दिखाना है PQS और PRT क्या है? इक्वल है, ठीक है। तो एक चीज़ बताना, ये एक स्ट्रेट लाइन है और इस पर ये एक एंगल बन रहा है कि नहीं? सेम पैटर्न पर ये एक स्ट्रेट लाइन है और इस पर एक एंगल बन रहा है। क्लियर है कि नहीं? यानी कि अगर ये एंगल 1 है, ये 2 है और ये वाला 3 है और ये वाला 4 है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो? 180 लिख सकते हो कि नहीं? और एंगल 3 और एंगल 4 इज इक्वल टू 180 लिख सकते हो। आप कहोगे भैया लिख तो सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों को समझ नहीं आया होगा। समझ इसलिए नहीं क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन पर बनने वाले एंगल्स का टोटल कितना होता है? 180 होता है। तो एंगल 1 और 2 क्या 80 हो जाएगा, 180। और एंगल 3 और 4 को ऐड करेंगे तो वो भी 180 हो जाएगा। इसी पैटर्न पर हम इस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। ध्यान से समझना, जो दिया गया है वहीं से सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पे दिया गया है PQR और PRQ इक्वल है, सो दैट अगर हम इस लाइन को देखें तो यहाँ पर 2 एंगल बन रहे हैं, ठीक है। एक एंगल ये PQS, ठीक है, क्या बन रहा है? PQS, ठीक है, प्लस ये एक एंगल है और इस पर कौन सा एंगल बन रहा है? PQR, ठीक है। तो इसको लिखेंगे PQR
ठीक है, और इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा कि नहीं, ये इक्वेशन फर्स्ट बन जाएगी। ठीक है, उसके बाद सेकेंड टर्म्स में क्या लिखेंगे, उसके बाद देखो ये वाला एंगल, ठीक है, तो इसको लिखेंगे पी आर टी। ठीक है, क्या लिखेंगे, या फिर आप इसको पी आर क्यू पहले लिख सकते हो, तो इसको लिखते हैं पी आर क्यू प्लस क्या लिखेंगे पी आर टी। ठीक है, पी आर टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180, क्योंकि ये सारे एंगल्स क्या है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हैं, क्या है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हैं कि नहीं, तो इन दोनों का टोटल कितना होगा 180 होगा। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें तो इक्वेशन फर्स्ट ये बन जाएगी, ठीक है, और ये दूसरी इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, तो दोनों का टोटल 180, तो एज अ कंपेयर करने पर ये दोनों इक्वेशन क्या होगी, इक्वल हो जाएंगी कि नहीं, तो आप लिखोगे पी क्यू एस प्लस पी क्यू आर, क्लियर, इज इक्वल टू पी आर क्यू। ठीक है, पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी, क्लियर है कि नहीं। अच्छा जी, अब ध्यान से देखना, कैसे देखना है, ध्यान से, चूंकि इसने बोला है पी क्यू आर और पी आर क्यू इक्वल है, तो पी क्यू आर और पी आर क्यू इक्वल है। अगर ये मान लेते 2 है तो ये भी क्या होगा 2 होगा, ये अगर 3 है तो ये भी क्या होगा 3। और अगर ऐसा कुछ होता है और एल एच एस आर एच एस में दोनों इक्वल चीज़ें रखी होती तो वो कैंसिल आउट हो जाती। ठीक है, तो आप चाहें तो डायरेक्ट ऐसे कैंसिल कर सकते हो, चूँकि हमें दिया गया तो हमारे पास पी क्यू एस और पी आर टी ही तो बचेगा, जो कि हमें प्रूव करना था। अगर इनडायरेक्टली नहीं करना चाहते तो डायरेक्टली करो पी क्यू एस, ठीक है, इसको ऐसे रखो, प्लस पी क्यू आर, ठीक है, इक्वल में। अब पी आर क्यू किसके इक्वल है, पी आर क्यू इक्वल है पी क्यू आर के, तो इसको भी आप पी क्यू आर लिख सकते हो और आप लिखोगे पी आर टी, क्लियर है कि नहीं। तो अब देखो पी क्यू आर कैंसिल हो जाएगा और आपके पास बचेगा पी क्यू एस इक्वल में पी आर टी, जो कि हमें प्रूफ करना था। ठीक है, तो पी क्यू एस और पी आर टी प्रूफ हो गया। ठीक है, इसी चीज़ को हमें प्रूफ करना था, क्लियर है। तो इस तरीके से आप खुद से भी कर सकते थे। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप मुझे कमेंट करिएगा, ठीक है, मैं इसको फिर से सॉल्व करने का प्रयास करूंगा और आपको बेहतर से बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। उसके बाद फोर्थ वाला एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, फोर्थ वाला एग्जांपल क्या बोला गया है, x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, सो दैट आपको प्रूव करना है ए ओ बी इज अ लाइन। ठीक है, जब भी किसी को लाइन दिखाना होता है तो लाइन का मतलब क्या होता है कि उन पर बनने वाले एंगल्स का टोटल कितना होना चाहिए 180 होना चाहिए, क्योंकि लाइन कैसी होती है, ठीक है, अगर उसको हम स्ट्रेट भी मानेंगे तो उसका टोटल 180 ही होगा और यही चीज़ हमें दिखानी है, क्लियर है कि नहीं। अच्छा जी, स्ट्रेट लाइन कब होगी, जब उनका टोटल कितना होना चाहिए 180 होना चाहिए, क्लियर है कि नहीं। यानी कि आप चाहे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 प्रूफ कर दें या फिर w प्लस जेड इज इक्वल टू 180 प्रूफ कर दें, दोनों में से कोई एक चीज़ इक्वेशन बन गई तो ये प्रूफ हो जाएगा कि ये एक लाइन है, क्लियर है कि नहीं। क्योंकि अगर आप ये देखें कि ये एक लाइन है, इस पर एक x एंगल बन रहा है, दूसरा y बन रहा है, फिर w बन रहा है, फिर z, अगर इन चारों को मिला दिया जाए तो एक सर्कल बन जाएगा सर्कल के नहीं, इन चारों को अगर मिला दिया जाए तो ये एक सर्कल बन जाएगा। और सर्कल का जो एंगल होता है वो कितने डिग्री का होता है, आप कहोगे 360 डिग्री का। तो यानी कि x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड अगर ऐसा लिखे तो ये किसके इक्वल होगा, 360 डिग्री के, क्लियर है कि नहीं। वही चीज़ लिखते हैं, तो यहाँ पर जब हम सोल्यूशन इसका लिखेंगे तो x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड इज इक्वल टू कितना लिखेंगे 360, क्लियर है कि नहीं। आप कहोगे ठीक है भैया, अब ध्यान से आप देखना, ठीक है, कैसे देखना है आपको, ध्यान से, जहाँ पर भी x प्लस वाई आया है वहाँ पर हम w प्लस जेड रख सकते हैं और जहाँ पर भी w प्लस जेड आया है वहाँ पर हम x प्लस वाई लिख सकते हैं कि नहीं। आप कहोगे बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे x प्लस वाई और w प्लस जेड की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं x प्लस वाई, क्योंकि दोनों चीज़ें इक्वल है, ठीक है, और इज इक्वल टू 360, क्लियर। अब देखो x और x दो बार आया तो ये कितना हो जाएगा 2x, और y दो बार आया तो ये कितना हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 360, ठीक है। अब देखो दोनों जगह पर कॉमन क्या मिलेगा हमें, दोनों जगह पर हमें कॉमन मिलेगा, देखो 2 कॉमन मिलेगा तो 2 लिखेंगे ब्रैकेट में x प्लस वाई और इज इक्वल टू कितना बचेगा 360, क्लियर है कि नहीं। अब देखो 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई करा है तो अगले स्टेप में क्या करेगा, डिवाइड करेगा 360 को अगर 2 से डिवाइड करोगे तो 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 और ये 0, यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आ गया 360, जो कि हमें प्रूव करना था। और ये 160 नहीं 180, ठीक है। तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई 180, इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो 180 मिलेगा कि नहीं, और ऐसा तभी होगा जब वो एक क्या होगी लाइन होगी, क्लियर है कि नहीं। तो यही चीज़ हमें प्रूफ करनी थी। अगर आप यहाँ पे चाहते तो w प्लस जेड की जगह पर आप x प्लस वाई जैसे आपने रखा है तो अगले स्टेप में x प्लस वाई की जगह पे आप w प्लस जेड रखते तो यहाँ पर मिलता है w प्लस जेड, ठीक है, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। दोनों तरीके से करेंगे तब भी क्वेश्चन सही रहेगा और आप इस तरीके से करोगे तब भी क्वेश्चन सही ही माना जाएगा, क्लियर। अगला क्वेश्चन करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया, फिफ्थ वाला देखते हैं, ठीक है। फिफ्थ वाला क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड है, ठीक है। बोला गया पी ओ क्यू इज अ लाइन, रे ओ आर इज अ परपेंडिकुलर टू लाइन पी क्यू, ओ एस इज अनदर एनी
बिटवीन रेज ओ पी एंड ओ आर प्रूव दैट, ठीक है। यानी कि ये जो इक्वेशन दी गई आपको इसे क्या करना है, प्रूफ करना है। और इसे प्रूफ करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा भाई, क्या करना पड़ेगा बताइए, दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। आप चाहें तो सिंगल RLHS या फिर देखो LHS या फिर RHS आप सॉल्व कर सकते हो, या फिर दोनों इक्वेशन को एक साथ सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। मैं तो यही कहूँगा कि आप दोनों इक्वेशन को एक साथ सॉल्व करिए, ठीक है। इससे होगा क्या, अगर आपसे एक बार आंसर नहीं भी आएगा देन आपको स्टेप मार्किंग के नंबर मिलेंगे, क्लियर है कि नहीं। और अगर आप एक ही जैसे LHS सॉल्व करोगे तो पूरा का पूरा गलत हो गया तो फिर कुछ भी मार्क्स नहीं मिलेगा, क्लियर। तो दोनों पक्ष सॉल्व करेंगे। यहाँ पर ये डायग्राम इसके लिए दिया गया है, ठीक है। और इसमें देखना है, बोला गया ROS, ठीक है। तो ROS, ठीक है, ये रहा ROS, क्लियर। ये 1/2 इज इक्वल टू 1/2 QOS, यानी कि ये QOS ये रहा, ठीक है। और माइनस POS यानी कि POS। तो ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है। तो ऐसा करने के लिए हम दोनों पक्षों को सॉल्व करेंगे। देखो ROS है, 2 डिवाइड करें तो अगले स्टेप में इधर मल्टीप्लाई करेगा। तो जैसे हम डायरेक्ट लिख रहे हैं आप लिख लेना, ठीक है। तो यहाँ पर बोथ साइड सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई ROS हो जाएगा कि नहीं, आप कहोगे ठीक है, दिख नहीं रहा होगा, है ना, आप लोगों को दिखता नहीं होगा। तो यहाँ पर ये लिखा RO, ठीक है, और ये S इक्वल में बचेगा हमारे पास। अब देखो QOS को हम लोग लिख क्या सकते हैं, देखना हमारे पास QOS यानी कि ये क्यों रहा, O रहा, और S को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, देखो ये एक एंगल है कि नहीं, QOR या फिर ROQ, ठीक है। तो इसको क्या लिख देते हैं, QOR, ठीक है, QOR प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, ROS, क्या लिख सकते हैं, ROS, ठीक है। ये हमने QOS को अभी लिखा है और माइनस में एंगल POS तो था ही, उसको लिख लेते हैं, क्लियर, ठीक है। अच्छा जी, अब ध्यान से थोड़ा सा देखना, ठीक है। ये 2ROS हो जाएगा कि नहीं, ये हो जाएगा 2ROS, ठीक है। ये एंगल है और ये ROS इधर एक आएगा तो माइनस का हो जाएगा ROS, और इक्वल में क्या बचेगा, QOR माइनस का बचेगा POS, ठीक है, क्लियर। उसके बाद अब चूंकि आप देखना, देखो 2 ROS में से अगर एक ROS घटाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, ROS ही तो बचेगा, और इक्वल में QOR यानी कि ये क्यों रहा, OR ये रहा, ठीक है। उसमें से POS अगर घटा दें यानी कि POS ये घटा दें तो हमारे पास क्या एरिया बचेगा। तो ध्यान से अगर आप देखें तो हमारे पास ये वाला एरिया ही तो बचेगा, ये जो ग्रीन कलर से मैं कर रहा हूँ यही एरिया तो बचेगा हमारे पास, क्लियर है ना, जो कलर कर रहे हैं, ठीक है। ये ब्लू में से अगर हम इतना घटाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, ये जो ग्रीन एरिया है यही तो बचेगा, और इसका नाम क्या है, इसका नाम है ROS, यानी कि इक्वल में भी क्या बचेगा, ROS। और यही चीज़ तो हमें प्रूव करनी थी। अगर आपको नहीं समझ में आया तो फिर से समझना, QOS को हमने क्या लिखा, QOR, देखो यहाँ पर QOS लिखा गया है, देखो QOS, इसको हमने क्या लिखा है, इसको हमने लिखा है QOR प्लस ROS, यही चीज़ यहाँ पे हमने मेंशन करी है। ROS देखो एक है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और QOR में से POS घटाएंगे तो ROS ही बचेगा, और वही हमने यहाँ पर मेंशन करा है, और इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा, क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, लास्ट वन क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोला गया है, बोला गया है इट इज गिवन दैट XYZ इज इक्वल टू 64 डिग्री XY इज प्रोड्यूस टू पॉइंट P, ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन इफ रे YQ बाइसेक्ट ZYP एंड XYQ एंड रिफ्लेक्स ऑफ QYP। बहुत ही भैया ऐसा क्वेश्चन है कि डायग्राम भी आपको खुद ही से बनाना है, और अगर डायग्राम गलत तो क्वेश्चन गलत, और क्वेश्चन गलत तो आंसर पूरी तरीके से गलत, क्लियर। तो XYZ तो मान लेते हैं ये रही हमारे पास डायग्राम, कुछ ऐसे बनेंगे, ये X रही, और ठीक है इसका नाम X दे देते हैं, इसका नाम Y दे देते हैं, क्लियर कि नहीं, और ये Z दे देते हैं, ये एंगल मान लेते हैं, ठीक है, हालांकि होगा नहीं तो इसको मान लेते हैं 64 डिग्री, क्लियर, आप कहोगे ठीक है। उसके बाद क्या बोला गया, XY को थोड़ा सा प्रोड्यूस किया जाता है, हमने इसको थोड़ा सा बढ़ा लिया, क्लियर, और यहाँ पर एक पॉइंट होगा P, क्लियर। अब क्या बोला गया, ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन YQ, यानी कि ये Y है, अब क्यों रे होगी, ठीक है, YQ क्या होगी, एक रे होगी, तो ये मान लेते हैं YQ, ठीक है, ये एक पॉइंट होगा Q, क्लियर। अब ये क्या कर रही है, ZYP को क्या करती है, ये बाइसेक्ट करती है, यानी कि यहाँ पर जो एंगल होगा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, इक्वल होगा, क्लियर, ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, यही चीज़ यहाँ पर बोली गई है। अच्छा जी, अब ध्यान से आप देखना, ठीक है, क्योंकि ये एक एंगल 64 है और ये एंगल कितने डिग्री का होगा, ये एक स्ट्रेट लाइन है तो पूरा एंगल कितने डिग्री का होगा, 180 डिग्री का होगा कि नहीं। तो ये 64 का है तो ये दोनों एंगल कितने डिग्री के होंगे, ये होंगे आपके, बताओ भाई, 116 डिग्री के होंगे कि नहीं, सही कह रहा हूँ ना, क्योंकि देखो 64 और प्लस वो एंगल x मान लेते हैं और इज इक्वल टू कितना होगा, 180 होगा कि नहीं होगा, आप कहोगे बिल्कुल भी है, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन पर बनने वाले एंगल है, तो x की वैल्यू यहाँ पर क्या आएगी, 180 में से अगर आप 64 घटाओगे तो आपके पास कितना आएगा, आप घटाओ, ठीक है, तो ये 6 हो जाएगा, और
ये 17 में से शायद 6 जाएगा तो आपके पास 11 ही बचेगा। तो x की वैल्यू 116 आ जाएगी कि नहीं। अच्छा जी, क्योंकि ये एंगल दोनों एंगल क्या है, इक्वल है, तो यानी कि 116 का हाफ कितना होगा भाई 58। तो एक एंगल 58 और दूसरा भी एंगल कितने डिग्री का होगा 58, और इनमें से एक क्या निकालना था ZYP, यानी कि ZYP। तो ये तो 116 हो जाएगा, ठीक है। एक एंगल आ गया ZYP कितने डिग्री का होगा 116 का होगा, जबकि XYQ यहाँ पर x है, y और q, ठीक है, ये कितने डिग्री का होगा। तो 64 में अगर आप 58 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, तो 58 ऐड करेंगे तो 112 हो जाएगा, ठीक है, 112। ZYP सही है, ZYP ठीक है, ये तो सही है, ये 112 हो जाएगा। और आपको क्या निकालना है, QYP का रिफ्लेक्स निकालना है। तो QYP का रिफ्लेक्स भाई साहब क्या होगा, QYP, ठीक है। तो इसमें 58 को हम क्या करेंगे 360 में से घटाएंगे तो 302 आएगा, ठीक है। कितना आएगा 302, क्योंकि रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है 360 डिग्री से छोटा होता है और 180 से बड़ा होता है। ये 58 डिग्री का एंगल था तो हम घटाएंगे तो 302 आ जाएगा। तो इस तरीके से आई होप आपको समझ में आ गया होगा और सारे क्वेश्चन हमने डिटेल में करें। अगर कोई भी डाउट आता है या फिर कैलकुलेशन के में कहीं पर भी आपसे मिस्टेक होती है या हमसे हो जाती है तो आप उसको थोड़ा सा खुद से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इतनी थोड़ी सी जगह में लिखना पॉसिबल नहीं होता है। और अगर आप इस चीज़ को समझते हो देन बेटर है। और मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक ले जाए नमस्कार, थैंक यू सो मच, देखते रहिए SS लाइफ टाइम।